द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आरओ मुख्य परीक्षा 2021 ट्रांसलेशन का प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ है 25 अप्रैल 2022 को। बहुत सारे अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए हैं इस ट्रांसलेशन वाले प्रश्न पत्र से। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे तो 30 नंबर आ जाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या पूछा गया इस प्रश्न पत्र में। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्ज़ाम का कंपलसरी इंग्लिश प्रश्न पत्र होता है उसमें भी ऐसी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है जैसी इसमें पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना है। 30 अंकों का है ये, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आगे मैं बढ़ता हूँ। With the UK reversing its mask mandates and Canada seeing big protest against vaccine mandates, a global recalibration is underway on the use of regulatory approaches to change health-related human behaviors, especially those that end up criminalizing individuals with a specific behavior। यहाँ पे नीचे इन शब्दों के अर्थ भी पूछे गए हैं आपसे। तो देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ है जिसका ट्रांसलेशन करना है। आप पैराग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ अभी कंटिन्यू है दूसरे पेज नंबर पर, ठीक है। और इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी टफ हैं। तो ये पैराग्राफ जो है यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन आपको करना था हिंदी में। 30 अंकों का है ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है उसको इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है और ये 10 अंकों का है, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। टाइटल इसका है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियाँ और कार्य, ठीक है। पढ़ के आपको बता देते हैं। द स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ही एक्ट्स एज द गार्जियन of power and privileges of the members of the house and maintains order and decorum for the successful conduction of the house. The speaker's power are derived from the constitution of India, the rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha and parliamentary conventions. The speaker of Lok Sabha adjourns the house or suspends the meeting in absence of quorum। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दे रखा है इसका आपको अनुवाद करना है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो है लोकसभा स्पीकर की शक्तियों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो हिंदी में तो आप पढ़ते होंगे लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में दिया है और आपको इसका करना है ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी तो इंग्लिश में लोकसभा स्पीकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो ये आसान तो किसी के लिए नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन उनको इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जो अभ्यर्थी हैं कायदे में जब वो कोई भी विषय पढ़ें तो उसके टर्म को इंग्लिश में अवश्य जानते रहें ताकि ऐसी स्थिति जब आ जाए जैसी ये सामने है आपके तो आप उसका अनुवाद भी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पहला यहाँ पे दे रखा है एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड्स द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम आप जानते हैं 1/10 होता है, ठीक है। जब तक कोरम नहीं होता है तो हाउस की मीटिंग नहीं होती। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? जो लोकसभा अध्यक्ष है वो गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को स्थगित करता है, ठीक है। गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को स्थगित करता है, ठीक है। प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करता है, ठीक है। इसके बाद अगला है डिसाइड्स द क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय करता है, ठीक है। इसका अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद ई है एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी कि भारतीय सदन समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद एफ है अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइजेज दियर फंक्शनिंग। तो ये आप जानते ही हैं जो है अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री, संसदीय जितनी समितियां हैं उसके चेयरमैन की नियुक्ति करता है, ठीक है। और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है, ठीक है। इसके बाद जी है
एक्सरसाइजेज हिज वोटिंग पावर इन केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। ठीक है, गतिरोध। तो गतिरोध की स्थिति में अपनी मतदान शक्ति का प्रयोग करता है, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंत में है द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस। ठीक है, तो इसके बाद फुल स्टॉप है, द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसका अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद ही शी इज़ द सिंबल ऑफ नेशंस लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, दीज पावर्स रिक्वायर्स हिम हर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पहली वाली लाइन का देखते हैं, ही शी इज़ द सिंबल ऑफ नेशंस लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो वह राष्ट्रों की स्वतंत्रता और लोक मूल्यों का प्रतीक है। ठीक है, और अंत में जो पैराग्राफ है, अंत में पैराग्राफ की जो अंतिम लाइन है, इन शक्तियों के लिए उसे जिम्मेदारी के साथ साथ निष्पक्षता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, दीज पावर्स रिक्वायर हिम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। ठीक है, और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हो गया अनुवाद इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सप्लेन एंड कमेंट ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 1, 2। ठीक है, तो ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसके बेस पर आपको ये शब्द दिए गए हैं। क्या करना है आपको? कमेंट करना है, यानी कि इन पर टिप्पणी लिखनी है और इनका अर्थ भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, रिकैलिब्रेशन, ठीक है, ऊपर देखा आपने शब्द, फिजिकल मेजर्स। ठीक है, लीगल मैंडेट, थॉट आउट, वहमी, एडजर्न, कोरम। ठीक है, तो इनका तो आप लिख ही सकते हैं। एडजर्न आप जानते ही हैं, ऊपर आपने शब्द अभी देखा, कोरम। ठीक है, इसकी एक्सप्लेन क्या करेंगे आप, जो है कोरम 1/10 होता है, आपको एक्सप्लेन भी इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यहाँ पर फिर एक बड़ी दिक्कत अभ्यर्थियों के लिए थी, विज्ञान के मिथक। ठीक है, मिथ ऑफ साइंस। 21वीं सदी में यदि कोई विज्ञान पर उंगली उठाए तो वह निसंदेह स्वयं को मूर्खों के स्वर्ग में रहने वाला पात्र कहलाने का संकट मोल लेगा। ठीक है, विज्ञान के लिए वस्तुतः वे लोग अछूत हैं जो इसे आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा करते हैं। विज्ञान की कोई काट नहीं, या विज्ञान की काट केवल विज्ञान से ही हो सकती है। इस तरह के अकाट्य तर्क लगभग सर्वमान्य हैं। गैलीलियो, कॉपरनिकस, न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन और हमारे समय के स्टीफन हॉकिंग्स आदि महान वैज्ञानिकों को ईश्वरों की श्रेणी में रखा जाने लगा। ठीक है, इन वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक आलोचना करने वालों को भी ईश्वर तुल्य माना जाने लगा। ठीक है, ईश्वर तुल्यों ने ईश्वरों की तो जी भर आलोचना की, किंतु विज्ञान की आलोचना का वे दुस्साहत ना कर सके। ठीक है, इसका आपको अनुवाद करना था। और ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से लिया गया है? ये जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के प्रोफेसर का ये एक भाषण था जिसको यहाँ पर कोट करके लिया गया है। ठीक है, और आपके सामने है, इसका आपको अनुवाद करना था इंग्लिश में। ठीक है, और ये पैराग्राफ नीचे दूसरा है। ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं। यदि इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ट्रांसलेशन करने से कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि ये पुनः तो आना नहीं है, रिपीट तो होना नहीं है। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि कितना टफ ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, यदि छोटे छोटे वाक्य दिए गए होते तो समझ में आता था। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी अब होनी चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ देखिए अभी कंटिन्यू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपके सामने। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अंग्रेजी में पर्याय लिखिए और अंग्रेजी में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो एक तो इनको इंग्लिश में लिखना है आपको, और फिर इंग्लिश में ही इनका जो है एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर मिथक। तो मिथक आपने ऊपर देखा, मिथ। ठीक है, मिथ हो जाता है इसका। और मिथ क्या है, इसको एक लाइन में आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो क्या होता है मिथ जो है, एन आइडिया which many people believe but the
दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक ऐसा आइडिया जो है जिस पे बहुत सारे लोग जो है बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। इसके बाद दूसरा है उद्देश्यात्मकता, तो इसको पर्पजफुली भी कहते हैं। हाँ, एक लाइन में आप लिख सकते हैं विद ए पर्टिकुलर इंटेंशन, ठीक है। और आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। उदासीनता, तो उदासीनता को इनडिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। न्यायोचित, न्यायोचित आप जानते होंगे, जस्टिफाइड, ठीक है। तो जस्टिफाइड टू गिव ए रीज़न फॉर समथिंग, ठीक है, या फिर टू बी ए रीज़न फॉर समथिंग, ठीक। इसके बाद 5 है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को यहाँ पर अप्रोच लिखेंगे, ठीक है, एटीट्यूड नहीं लिखेंगे, अप्रोच, ठीक है। और अप्रोच उसके बाद आप एक लाइन में उसका एक्सप्लेन कर देंगे। फिर अगला है बौद्धिक भाव, तो इंटेलेक्चुअल सेंस कहते हैं इसको, ठीक है। यदि आप केवल ट्रांसलेशन ही कर देते हैं इसका इंग्लिश में तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा, और यदि एक लाइन में या आधी लाइन में डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है वास्तविकता की अवधारणा, तो वास्तविकता की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ रियलिटी। इसके बाद है महिमा मंडित करना, तो किसी चीज़ को महिमा मंडित करना यानी कि ग्लोरीफाइड करना, इसको इंग्लिश में ग्लोरीफाइड कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है वैकल्पिक, तो वैकल्पिक आप सब्सटीट्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक विधि, तो ये तो आप जानते ही होंगे, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्न संख्या 4 के आधार पर, प्रश्न संख्या 4 के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या अंग्रेजी में करनी है, ठीक है। तो ये फिर एक दिक्कत थी अभ्यर्थियों के सामने कि क्वेश्चन नंबर 4 के बिहाफ पे ही एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा करना, ठीक है। तो एक तो पहले आपको पता ही होना चाहिए कि इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, तभी आप एक्सप्लेन भी कर सकते थे। यहाँ पर भी जो एक्सप्लेन करना है आपको लगभग 2-3 लाइन में करना है एक एक को, ठीक है। अगला है सभ्यता की जड़ें, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे, रूट्स ऑफ सिविलाइजेशन। पूर्वानुमानों को न्यायोचित ठहराना, ऊपर आप देख चुके हैं न्यायोचित की इंग्लिश, ठीक है। और विज्ञान एक मिथक है, साइंस इज ए मिथ, तो साइंस क्या एक्चुअल में मिथ है, तो आपको 2 लाइनों में ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसके बिहाफ पे एक्सप्लेन कर देना है। विज्ञान की काट केवल विज्ञान से ही हो सकती है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में आपको बताना था, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन का प्रश्न पत्र आरओ मुख्य परीक्षा 2021 जो आज संपन्न हुई है। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। यूपीएससी में कंपलसरी इंग्लिश जो पेपर आता है मुख्य परीक्षा में, उससे कंपेयर करते हुए आप इसको कहाँ खड़ा करते हैं, उससे टफ या उससे इजी या मॉडरेट, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.